नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और इंग्लिश नगर में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th वालों का पोएट्री सेक्शन अध्याय संख्या 6, जिस अध्याय का नाम है द सोल्जर। ठीक है, आज हम करवाने वाले हैं इसका टॉप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि संभवतः आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये ऐसे वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें कि द सोल्जर चैप्टर का समरी जो है लाइन बाय लाइन हिंदी करके हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं। आप वहां जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए। अब वहां पर जो है समरी इसका रहेगा और समरी बहुत ही आसान और सरल भाषा में हम इसका समरी अपलोड किए हैं। ठीक है, तो आप पहले समरी लिख लीजिए क्योंकि समरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब हम सीधे चलते हैं इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर। देखिए, द सोल्जर चैप्टर है। ठीक है, द सोल्जर के जो लेखक हैं वो है रूपर्ट ब्रूक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ें तो उसके राइटर के नाम, राइटर के जीवन, उसके मरण यानी जीवन के बारे में कुछ कुछ जान लीजिए। ठीक है, कैसे हैं कैसे नहीं है वो सब के बारे में, क्योंकि उससे प्रश्न रहता है। और ऊपर से आपका काव्य खंड है यानी पोएट्री सेक्शन है, वो तो कंफर्म रहेगा। जरा गौर से सुनिएगा। लेसन है 6, पोएट्री सेक्शन अध्याय संख्या 6 का कौन सा है? द सोल्जर। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में क्या है कि रूपर्ट ब्रूक का जो जन्म हुआ था 3 अगस्त 1887 को हुआ था। कहां? इंग्लैंड के रग्बी शहर में हुआ था। ठीक है, उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक मच्छर के काटने से सेप्टिसिमिया नामक बीमारी से इनकी मृत्यु हो जाती है। पॉइंट नंबर 2 क्या याद रखिएगा कि वे एक अंग्रेजी कवि थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनके द्वारा लिखी गई कविताओं के माध्यम से, है ना, एक या फिर कह सकते हैं कि आदर्शवादी युद्ध सोनेट के लिए वे जाने जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, जरा गौर से सुनिएगा। वे एक अंग्रेजी कवि थे जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिखे गए उनके आदर्शवादी युद्ध सोनेट के लिए जाने जाते थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि उनका जन्म एक शिक्षित परिवार में हुआ था। उनके पिता एक रग्बी स्कूल के मास्टर थे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, चौथा लाइन है, क्या है कि आयरिश कवि W.B. येस्ट ने इन्हें इंग्लैंड का सबसे खूबसूरत आदमी के रूप में उन्होंने वर्णन किया है। यानी W.B. येस्ट का कहना है कि इंग्लैंड के सबसे खूबसूरत नौजवान कवि हैं तो वो हैं ये रूपर्ट ब्रूक हैं। लास्ट क्या है पॉइंट? रूपर्ट ब्रूक को एक युद्ध कवि के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, रूपर्ट ब्रूक को कैसे कवि के रूप में जाना जाता है? एक युद्ध कवि के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, चाहे प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दिनों में कविता के माध्यम से, यानी इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से जितने भी इंग्लैंड के जो लोग थे, इंग्लैंड के सिपाही थे, उनके दिलों में जोश जुनून बढ़ाने का काम किए थे। ठीक है, ये कविता के ही माध्यम से। तो ये तो था इनका जीवनी। इनका जीवनी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से अधिकतर प्रश्न रहता है। ठीक है, तो अब हम सीधे चले आते हैं प्रश्न पर, एक एक करके लाइन बाय लाइन करेंगे। देखिए क्या है कि द सोल्जर जो है, द सोल्जर वाज कंपोज्ड बाय, यानी द सोल्जर जो है कंपोज्ड किया गया, मुद्रित किया गया है किसके द्वारा? तो कहिएगा ये रूपर्ट ब्रूक के द्वारा किया गया। ये 2019 का प्रश्न है, समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न, इन हार्ट एट पीस अंडर एंड इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम या फिर इज फ्रॉम, ये जो शब्द जो है, ये शब्द कौन सी, ये पंक्ति जो है, ये पंक्ति कौन से कविता का है, कहाँ का है, कौन से अध्याय का है? तो कहिएगा द सोल्जर का है, जिसके लेखक कौन है? रूपर्ट ब्रूक है। ठीक है, 2021 का प्रश्न है, 20 में भी पूछा, 19 में भी पूछा है। ठीक है, 19, 20, 21 लगातार पूछा है, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न को देखिएगा। हाँ, इसका अगर हिंदी का चाहते हैं तो जरा गौर से सुनिए। इन हार्ट एट पीस मतलब कि कहते हैं, कवि कहते हैं कि बीच से है, कविता के द सोल्जर चैप्टर के बीच से है, किसी पंक्ति से लिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि दिलों को बड़ा सुकून मिलता है। अंडर एंड इंग्लिश हेवन मतलब
वो इंग्लैंड को क्या कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। इंग्लैंड को वो स्वर्ग मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ, पले बढ़े इंग्लैंड में। इंग्लैंड की दोस्त, इंग्लैंड के इनके जितने भी घर परिवार, दुनियादारी, नाता रिश्ता, सारे के सारे इंग्लैंड के हैं। तो इसीलिए वो जब कोई सैनिक बाहर में रहता है ना, तो अपने गांव को याद करके उनको लगता है कि इंग्लैंड मेरे लिए बड़ा स्वर्ग था। ठीक है, तो ये जो चैप्टर, ये जो पंक्ति है द सोल्जर का है। नेक्स्ट है, खाली स्थान इज रिमेम्बर्ड एज अ वॉर पोएट। किन्हें जो है एक युद्ध कवि के रूप में जाना जाता है? तो कहिएगा रूपर्ट ब्रुक को जाना जाता है। 2021 का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न था। रूपर्ट ब्रुक, प्रेसिस का मतलब हो जाता है प्रेरित होना या प्रेरणा देना, चाहे प्रेरित होना। तो क्या कह रहा है कि रूपर्ट ब्रुक जो है प्रेसिस द इंग्लैंड, वो किससे प्रेरित हुए, किससे इंस्पायर हुए, किससे प्रेरित हुए? तो कहेगा इंग्लैंड से। इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं, सॉरी, प्रेसिस का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। रूपर्ट ब्रुक इस कविता में किसकी प्रशंसा करते हैं? तो कहिएगा इंग्लैंड की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, द सोल्जर इज अ खाली स्थान पोयम। द सोल्जर जो है कविता है, कैसी कविता है? तो कहिएगा वॉर पोयम है। ठीक है, ये कि युद्ध की कविता है। 2018 का प्रश्न है, अ डस्ट हुम, खाली स्थान वॉर शेप्ड मेड अवेयर। 2022 का प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। क्यों? क्योंकि अ डस्ट वो धूल, मिट्टी, हवा, पानी, कहाँ का? इंग्लैंड का, जो कि वहां पर हम पले बढ़े, परमान चढ़े, ये सब। तो यहाँ पर इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, द इमेज एंड प्रेसिस, यानी वो छवियां और वो प्रेसिस ऑफ खाली स्थान रन थ्रू द पोएम द सोल्जर। यहाँ पर क्या भराएगा? ये 2022, 24 और 24 का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर भराएगा इंग्लैंड। मतलब कि इंग्लैंड की प्रशंसा वो करते हैं, वहाँ के दृश्य को बताते हैं, वहाँ के इमेज को बताते हैं, तो जो कि वहां पर वो रहे पले बढ़े, तो इंग्लैंड की हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, डब्ल्यू बी येस्ट डिस्क्राइब्ड रूपर्ट ब्रुक, यानी डब्ल्यू बी येस्ट ने, जो कि आयरलैंड के कवि हैं या एक आयरिश पोएट हुए, तो आयरलैंड के सबसे महान कवि डब्ल्यू बी येस्ट ने, इन्होंने रूपर्ट ब्रुक को वर्णित किए हैं क्या चीज के रूप में? अ यंग मैन के रूप में। कैसा यंग मैन? तो कहिएगा हैंडसम। ठीक है, जो कि सबसे खूबसूरत नौजवान आदमी के रूप में उन्होंने इंग्लैंड का सबसे खूबसूरत आदमी के रूप में वर्णित किए हैं। नेक्स्ट है प्रश्न, द पोएम द सोल्जर, यानी जो द सोल्जर जो चैप्टर है, पोएम कविता है, गिव्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, मतलब देश प्रेम को एक स्ट्रॉन्ग सेंस देता है। मतलब कि पूरा चैप्टर जब पढ़िएगा तो वो किसके बारे में सबसे ज्यादा बयां करते हैं? तो कहिएगा एक देश प्रेम के बारे में वो एक स्ट्रॉन्ग सेंस छोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रूपर्ट ब्रुक वाज डेड, रूपर्ट ब्रुक की जो है मृत्यु हो जाती है। बिकॉज, क्यों? क्योंकि उन्हें एक सेप्टिसिमिया नामक बीमारी हो जाता है, मच्छर के काटने से, कीट के काटने से हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, रूपर्ट ब्रुक इज रिमेम्बर्ड, रूपर्ट ब्रुक को याद किया जाता है कैसे कवि के रूप में? तो कहिएगा एक वॉर पोएट के रूप में याद किया जाता है। मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये होगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वॉर पोएट के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न, द पोएम द सोल्जर इज अ काइंड ऑफ पोएम, कैसा कविता है? तो कहिएगा द सोल्जर जो है ना एक सोनेट है। क्या है ये? एक सोनेट। सोनेट जो होता है 14 पंक्तियों का होता है। अगला कह रहा है कि द सोनेट है ना, सोनेट इज अ पोएम ऑफ खाली स्थान लाइन्स, कितने लाइन्स, कितने पंक्तियों का है? तो कहिएगा सोनेट जो होता है 14 पंक्तियों का होता है। नेक्स्ट प्रश्न, द फर्स्ट 8 लाइन, प्रथम 8 लाइन के सोनेट को क्या कहा जाता है? तो कहिएगा ऑक्टोबा, कहिएगा ऑक्टेव। ठीक है, 8 सुरों का अंतराल जो होता है वो ऑक्टोबा कहलाता है। ओ सी टी ए भी ई नहीं होगा, ओ सी टी ए भी ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा क्या? हाँ, द 6 लाइन्स, देखिए द 6 लाइन्स ऑफ सोनेट, यानी 6 पंक्तियों के सोनेट को क्या कहा जाता है? सेस्टेट कहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर सम कॉर्नर है ना, कॉर्नर ऑफ अ फील्ड। तो क्या भरेगा? ऑफ अ फॉरेन फील्ड। इसका मतलब क्या होता है?
देखिए, इस अध्याय का पहलू का पंक्ति का है कि कवि कहते हैं कि इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं। कवि एक सैनिक है, प्रथम विश्व युद्ध से पहले वो वहां पर युद्ध के लिए जाते हैं किसी दूसरी जगह, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इफ आई शुड डाई, अगर मैं खुदा न खास्ते दुश्मन सिपाही से मैं मर जाऊं, शहीद हो जाऊं, तो मेरे बारे में बस इतना सोच लेना कि दैट देयर्स सम कॉर्नर ऑफ अ फील्ड। तो कैसा फील्ड? तो फॉरेन फील्ड। कि मेरे पार्थिव शरीर को, मेरे मृत शरीर को क्या कर देना? वही विदेशी जमीन पर दफन कर देना। क्यों? क्योंकि ये शरीर किसका देन है? इंग्लैंड का देन है, मेरी मातृभूमि इंग्लैंड का है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये शरीर से जो है, इस शरीर को उसी को लौटा दूं। तो कैसे? तो कहते हैं कि मेरे मेरे शरीर को इंग्लैंड वापस लाने के लिए नहीं, वही विदेशी जमीन के किसी जमीन के टुकड़े पर कहीं दफन कर देने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरा शरीर जब गल जाएगा तो वो मिट्टी में तब्दील हो जाएगा, और ये मिट्टी जो है वो मिट्टी मिट्टी में कन्वर्ट की, अपना मिट्टी यानी ब्रिटेन का, ये शरीर किसका है? ब्रिटेन का है। तो वो दूसरे देश की मिट्टी में वो तब्दील होगा, बाद में आकर के मेरे सैनिक सिपाही जो है आकर के वो अपनी मिट्टी को क्या कर लेंगे? अपनी जमीन को कब्जा कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉरेन फील्ड। फॉरेन का मतलब होता है विदेशी। नेक्स्ट प्रश्न, इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसलेट हो जाएगा। यहाँ पर कंसलेट का मतलब छिपा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथ, खाली स्थान एयर। तो कहाँ का एयर? तो ये कहिएगा एक, हाँ, यहाँ पर कहिएगा क्या? अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथ एंड इंग्लिश एयर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंग्लिश एयर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला देखिएगा, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इटर्नल माइंड यानी अनंत, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, किताब आप पढ़े होंगे तो पक्का है कि उसमें होगा, अ पल्स इन इटर्नल माइंड नो लेस। ये आपका जो है टोटल 20 गो था, अरे टोटल 20 प्रश्न था, सॉरी किसी को है ना, हाँ ठीक है। टोटल 19 प्रश्न जो था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कम से कम लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।